नमस्कार, मैं हूं कुमोद कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। न्यूज हाट के हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, स्त्री रोग के बारे में। आखिर स्त्री रोग है क्या? हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीएलके मैक्स की डॉक्टर डॉक्टर विनिका है। डॉक्टर विनिका, स्त्री हमेशा डॉक्टरों के पास आने से कतराती है, हाँ महिला जी। से जुड़ी बीमारी होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे आए हम? हेलो एवरीवन। यस, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो फीमेल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अनएजुकेटेड फीमेल्स डॉक्टर्स के पास आने से कतराती हैं। स्पेशली अपनी प्रॉब्लम जाहिर करने से भी वो थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर उन्होंने बताया तो सब कोई इनमें फॉल्ट देखेगा। बट ऐसा नहीं है, उनको अपनी प्रॉब्लम खुल के डिस्कस करनी चाहिए। स्पेशली जो उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पेरिनियल हाइजीन की प्रॉब्लम है, या कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो उनको खुल के डिस्कस करनी चाहिए। उसके बाद ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो लोगों में ये अवेयरनेस, ये जागरूकता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम शेयर करना कोई बड़ा इशू नहीं है। वो शेयर करेंगे, उसके बाद ही उनकी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हो सकता है, वो समस्या समाधान हो सकती है। अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हो सकता है वो अनडिटेक्टेड नेग्लिजेंस रहे और वो इंक्रीज होती जाए, फिर लास्ट में एकदम एडवांस स्टेज में पता चले। तो उससे बेटर है कि अर्ली स्टेज पर ही वो भी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो उनको डिस्कस करें और उनका उपाय लें। यही उनके लिए बेटर होगा। मैम, आप एक महिला डॉक्टर हैं और कई बार होता है कि महिलाएं आने से कतराती है, लेकिन आप दिल्ली में हैं। हाँ जी। कौन से ऐसे जो है बीमारियों से ज्यादा महिलाएं ग्रसित होती है जो आपके पास आती है? यस, जैसे मैं ओपीडी में रहती हूँ तो देखती हूँ कि ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को वेजाइनल डिस्चार्ज, एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये प्रॉब्लम रहती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है, मतलब काफी प्रॉब्लम है जो जिनसे वो पीड़ित हैं, बट वो खुल के नहीं बता पाती हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है, अगर वो इनिशियल स्टेज में ही बता दे तो इनका ट्रीटमेंट बहुत सरल एंड ईजी है, एंड वो आसानी से ट्रीट भी हो जाता है, रेदर देन गोइंग इन एडवांस स्टेज एंड देन टेलिंग। तो उसके उसके एडवांस स्टेज में फिर ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता है। मैम, हाँ जी। अभी के भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में आप देखते होंगे कि जो बच्चेदानी की बीमारी है हाँ जी। अधिकतर महिलाओं में जो है पाई जाती है। कहा जाता है कि कैसे इसको ठीक करें, लेकिन महिलाएं अक्सर अपने जो घर में है, जो गार्जियन है, अपने पति को बताती नहीं है। वो कैसे बताएं या फिर इससे कैसे छुटकारा पाएं? हाँ जी, महिलाओं का जो कैंसर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट कॉमन इसमें सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह होता है। तो ये जो कैंसर है ये एकदम से डेवलप नहीं होता, बहुत अर्ली स्टेज में आता है, धीरे-धीरे डेवलप होता है। इसको इयर्स लगते हैं कैंसर डेवलप होने में। तो बेटर होगा कि अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए। इसके डिटेक्शन के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे एब्नॉर्मल डिस्चार्ज आता रहता है, या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, या एब्नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ की ये हमें प्रेजेंट कर सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए बेस्ट मेथड है कि एक कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है जिसको हम पैप्स टेस्ट कहते हैं। ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी में फ्री में होता है, फ्री में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आफ्टर 21 ईयर ऑफ एज एनी मतलब दिस टेस्ट शुड बी डन। ये पेप्स टेस्ट ओपीडी बेस्ड टेस्ट होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई एनेस्थीसिया वगैरह की जरूरत नहीं होती है, एकदम पेनलेस भी होता है। एक स्टिक से हम सर्विक्स के मुंह से थोड़ा सैंपल लेते हैं जिसमें सर्वाइकल सेल्स आते हैं, और उससे एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें कैंसर सेल है या नहीं वो डिटेक्ट करते हैं। अगर पैप्स टेस्ट में कुछ पॉजिटिव है तो मतलब कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है, लास्ट स्टेज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंट ये आए हमारे पास करवाए, उनका जो कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव आए, तो हम उनको अर्ली ही स्टेज में ट्रीट कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर ये लास्ट स्टेज में चला गया तो इसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है, इसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और ये कैंसर अपने कुछ सिम्टम्स भी देता है, लाइक पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग यानी कि, जी। एंड एबनॉर्मल प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। इसमें काफी ज्यादा पेशेंट्स को डिस्चार्ज भी होता है। तो अगर वो कुछ सिम्टम्स का ध्यान रखें एंड टाइमली हॉस्पिटल आ जाए, अपनी प्रॉब्लम बता दें, टाइमली डिटेक्ट हो जाए, तो फिर उनको कैंसर की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, इनिशियल ही प्रिवेंट किया जा सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट, इनिशियल प्रिवेंशन, यही हमारा मोटिव है। इसके बचाव के क्या तरीके हैं? क्या खान-पान के में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है? खान-पान का नहीं, लेकिन ये इसका एक वायरस कॉज़ होता है मेन इम्पोर्टेंट, जो जी। एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका कॉज़ होता है मेनली। ठीक है? ये वायरस मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो वही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब मेनली जो है जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं, जी। अनहाइजीनिक वे से रहते हैं, तो ये उनमें ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो लाइक कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करना एंड सेक्सुअल सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड एजुकेशन, हाइजीन, एंड अगर कोई भी सिम्पटम आते हैं देन सीक योर गायनेकोलॉजिस्ट नियर बाय अवेलेबल, जो भी है आपके पास। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सिम्पटम्स छुपाने हैं, डर लग रहा है कि हमें कोई कुछ कहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने सिम्पटम छुपाए तो आपको ही नुकसान होगा इससे। तो जो भी आपको अगर सिम्पटम दिखता है तो देन इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट।
मैम, भारत में आधी आबादी अभी भी सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती है, क्या वजह है? जो बिल्कुल ही जैसे विलेज एरिया है, अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं, जी। इवन आजकल अवेयरनेस भी हो रही है, बट कुछ एरिया है जो अफोर्ड ही नहीं कर पाती हैं पैड्स वगैरह, मंथली पैड लगाना। तो यही रीजन है, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ को लगता है कि जरूरत नहीं है, घर में जो पुराने कपड़े हैं वही यूज हो जाए, बट ऐसा नहीं है। मेंसेस के टाइम पर एकदम क्लीन कॉटन का पैड ही यूज करना चाहिए, और वो पैड भी एवरी 4 to 6 आवरली चेंज होना चाहिए। अगर एक पैड आप यूज करोगे फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, देन इट विल ऑल्सो कॉज इरिटेशन। इरिटेशन से वहां पे इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक कॉटन पैड, क्लीन कॉटन पैड यूज करना, उसको एवरी 4 to 6 आवरली चेंज करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड पैंटी भी जो है ना, वो कॉटन की पहननी चाहिए, सो दैट वहां पे मॉइस्चर ट्रैप ना हो। एंड मॉइस्चर ट्रैप रहेगा वहां पर, तो फिर बैक्टीरियल एंड जर्म्स का ग्रोथ हो सकता है, दैट विल ऑल्सो कॉज वेजाइनल डिस्चार्ज एंड इन्फेक्शन। अभी कई युवा और युवतियां जो है हाँ जी। डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं शादी होने के बाद, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि लोगों की लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है। मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर वर्किंग, स्ट्रेसफुल लाइफ है। लोगों को अपना फर्टिलिटी पीरियड्स के बारे में नहीं पता होता, दोनों वर्किंग है तो कभी मिलते हैं कभी नहीं। एंड लोगों का मतलब जो एज है, पहले शादी होती थी यंग एज में, अब जो मैरिज एज है वो भी इंक्रीज हो गई है। नियर जो एजुकेटेड लोग हैं वो अपने कैरियर के चक्कर में 30+ में ही शादी करते हैं, फिर वो बेबी के लिए प्लानिंग करते हैं, दैट टू इन वेरी हेक्टिक एंड बिजी शेड्यूल लाइफ। फिर इनको बेबी नहीं होता, फिर मोस्टली वो लोग आईवीएफ की तरफ ही जाते हैं। तो यही है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनका फर्टाइल पीरियड क्या है, लाइक जो पीरियड्स आते हैं उनके किस टाइम पर मैक्सिमम कंसेप्शन का चांसेस होता है। जैसे कि फीमेल्स में जैसे 1 to 5 डे में पीरियड्स आ रहे हैं, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन का डे होता है, तो उस टाइम पे वो करने से मैक्सिमम चांस ऑफ कंसेप्शन, फर्टिलिटी के चांस बढ़ते हैं। एंड लोगों का जो लाइफस्टाइल है कि अनहेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं करना है, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, डाइट का कोई नहीं है कि पूरा कोई ब्रेकफास्ट डिनर लंच का कोई टाइम नहीं है। तो ये सारा जो बॉडी डिस्टरबेंस हो गई है, पूरा माइंड डिस्टरबेंस हुआ, इसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी का ये एक रीजन मैं मानती हूँ। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज, बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहेगा, एंड फर्टिलिटी पीरियड के बारे में वो जागरूक रहेंगे, तो ये समस्या थोड़ी कम होगी। पहले ये फर्टिलिटी की समस्या पुराने जमाने में इतनी नहीं थी, क्योंकि लोगों का लाइफ मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ इतनी नहीं थी, दे वर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। अभी लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, वर्कलोड ज्यादा है, तो इन वजह से मुझे लग रहा है कि वो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने लिए फैमिली मेंबर्स के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एक और सवाल मैम, कई महिलाएं आपस में बात करती है, कई पुरुष भी बातचीत करते हैं कि आखिर यदि किसी को बच्चा नहीं होता है, बच्चा होने के बाद उसे सिजेरियन बच्चा होता है, मतलब सर्जरी होती है उसके बाद ही होता है, फिर उसके बाद कई तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? यस, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। एक तो जो पेशेंट्स आते हैं सारे हाई रिस्क होते हैं, मोस्टली ये हाई एज में कंसीव करते हैं, उनकी प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है, उनको एक ही बार प्रेगनेंसी करने, तो उसमें कोई रिस्क नहीं लेते कि वो नॉर्मल डिलीवरी का होगा या नहीं। कुछ लोग तो इलेक्टिवली ही सिजेरियन प्लान करते हैं, प्लस उनमें शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम आ गई है, तो इससे प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी ऑब्स्टेट्रिशियन भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि प्रीशियस प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क है, तो हम इसमें पूरा वो ट्रायल क्यों दें। कुछ लोग तो अपने पेन ही नहीं बियर करना चाहते, तो इलेक्टिवली ही सिजेरियन प्लान करते हैं। आजकल सिजेरियन रेट 50% हो गया है, ये इसलिए क्योंकि लोग पहले जमाने में फीमेल्स बहुत एक्सरसाइज करती थी, उनका जो पेल्विक फ्लोर मसल एरिया है वो काफी स्ट्रांग रहता था। ठीक है, ऐसा कुछ उन्हें बीपी, शुगर, थायराइड की भी प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल हर फीमेल्स में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जी। उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, एंड एडवांस स्टेज में वो कंसीव कर रही है, एंड प्रीशियस प्रेगनेंसी है। उनका ये है कि एक ही बार प्रेग्नेंट होना है, एंड उनको मतलब प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं लेना, सो दे वांट कि उनका एकदम सेफर साइड डिलीवरी हो, एकदम इलेक्टिवली सिजेरियन प्लान हो। कुछ फीमेल्स तो जो यहाँ पर आती है वो लेबर पेन इंड्यूस ही नहीं करवाती हैं, अनलेस एंड अनटिल किसी को स्पॉन्टेनियस लेबर पेन हो जाए, तो मोस्टली वो तो ठीक है, मोस्टली फीमेल्स चाहते हैं कि उनको इलेक्टिवली एक सिजेरियन हो और वो खत्म हो, दे डोंट वांट टू अंडरगो इवन लेबर पेन्स आल्सो। मैम, चलते चलते एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को बताइए 5 टिप्स क्या देना चाहेंगे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के हुँ। नाते? हाँ, सबसे पहले तो अपने हाइजीन का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मेंसेस के टाइम पे हमेशा कॉटन पैड्स एंड कॉटन पैंटी यूज़ करें और उनको चेंज करते रहें। जो फीमेल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहती है, वो कर सकती है, बट वो भी एकदम मतलब क्लीन होना चाहिए। उसको भी 6 आवरली चेंज करना है, और उन कप्स को बॉइलिंग वाटर में 1 to 2 मिनट रखना है, मतलब उनको क्लीन रखना है। ठीक है? देन ये है कि अपना थोड़ा बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज पे ध्यान दें, एरोबिक एक्सरसाइज
वॉकिंग आफ्टर एवरी मील एंड डाइट पर ध्यान दें, ठीक है। बॉडी में मतलब ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस तभी रहेगा जब स्ट्रेस कम रहेगा एंड बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। अपने स्लीप आवर्स एंड वर्किंग आवर्स को थोड़ा बैलेंस रखें। सोशल मीडिया यूज लाइक यूट्यूब वगैरह को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली बच्चों का टाइम उसी में चला जाता है, ठीक है। एंड अपने वर्क पे भी फोकस करें एंड स्लीप एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। अदर देन दिस एक्सरसाइज एंड योगा को भी टाइम दें, मतलब यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, तभी आपका ओवरऑल बॉडी बैलेंस रहेगी। एंड ये सब जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, लाइक आजकल पीसीओडी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो इन सबको भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दूर किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक दो टिप्स दे सकती हैं? गर्भवती महिलाओं का ये है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर उनको कोई भी हाई रिस्क फैक्टर मिलता है लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। गांव में जो फीमेल्स रहती हैं वो पूरी प्रेगनेंसी ऐसे ही निकाल देती हैं, उनका कोई हाई रिस्क फैक्टर होता है वो नहीं पता चलता, फिर वो एकदम लास्ट में पता चलता है डिलीवरी के टाइम पे। तो रेगुलरली अपना बीपी, शुगर, थायराइड चेक करवाते जाएं। आयरन एंड कैल्शियम, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेते जाएं। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं हर ट्राइमेस्टर में, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में NT-NB स्कैन, सेकंड ट्राइमेस्टर में लेवल 2 स्कैन और एक थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड, वो तो पक्का से जरूर करवाना ही है। जो बेसिक 3 अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। कुछ भी अगर एबनॉर्मल प्रॉब्लम लगती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग लगती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो अपने डॉक्टर को सीक करें, ठीक है। अदर देन दिस आयरन कैल्शियम रेगुलर खाते रहें, अपने सारे जो टेस्ट हैं बीपी, शुगर, थायराइड वो रेगुलर करवाते रहें। एंड स्पेशली फीटल मूवमेंट, बेबी मूवमेंट का ध्यान रखते रहें। कभी भी पूरी प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट कम लगती है तो अपने डॉक्टर के पास तुरंत रिपोर्ट करें, या फिर उनको कुछ एबनॉर्मल लीकिंग या वाटर ब्रेकेज या फिर ब्लड डिस्चार्ज लगता है तो फिर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चले, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए BLK मैक्स दिल्ली की डॉक्टर विनीका। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।